हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स पे। कल का करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट हो गया था, अदरवाइज हमारा करंट अफेयर्स मॉर्निंग 8 AM पर होता है और ये आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमें क्या क्या बात करनी है, तो सबसे पहले हमें बात करनी है पर्सन इन न्यूज़। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा हमें बात करनी है यहाँ पे कुछ बैंकिंग टर्म्स के बारे में, बैंकिंग न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। हमें यहाँ पर बात करनी है वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एंड वीडियो के एंड में आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? अब ये आज लास्ट करंट अफेयर्स है इस मंथ का और कल से हम मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट करेंगे। और अभी आप लोगों के जो भी एग्जाम होने वाले हैं जून जुलाई अगस्त में, मुझे पता है काफी सारे एग्जाम्स लाइन अप हैं, तो उन सभी एग्जाम्स में ये जो आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। सो अप्रैल मंथ का जो मंथली कंपाइलेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर आपने मार्च मंथ का मंथली कंपाइलेशन नहीं देखा है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो मार्च मंथ का भी करंट अफेयर्स रेडी करना है और अप्रैल का भी करना है। ओके, अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो जितनी भी मैं वीडियोस यहाँ पर वाईटी पे लेती हूँ, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स या आपकी जो एसएससी की सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की, इन सब के आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सिंपली आप सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आप इजिली इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। एंड वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। एंड पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड लाइक बटन पे क्लिक करना तो नहीं ही भूलना है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली पर्सन जो न्यूज में है उनको सभी आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी के बारे में। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे पंडित लच्छू महाराज। देखिएगा, आपका जो आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी पता है एसएससी भर भर के क्वेश्चन पूछता है आर्ट एंड कल्चर से, और ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है कि पंडित लच्छू महाराज का रिलेशन किस आर्ट फॉर्म से है। तो ये कथक के लिए जाने जाते हैं। आपने एक मूवी का बारे में सुना होगा, मुगले आजम। तो मुगले आजम मूवी में इन्होंने कोरियोग्राफी भी की थी। पंडित लच्छू महाराज, जिन्हें हम कथक के लिए जानते हैं, और उनके नाम पर ही पंडित लच्छू महाराज अवार्ड की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर 2014 के बाद से कोई भी अवार्ड नहीं दिए गए थे। तो 2015, 2016 से लेकर 2024 तक के रिसेंटली अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। तो टोटल 10 पर्सन का नाम अनाउंस किया गया है जिन्हें पंडित लच्छू महाराज अवार्ड दिया जाएगा। और ये जो अवार्ड सेरेमनी होगी वो 31 अगस्त 2024, 31 अगस्त 2024 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी। इनमें से दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानू। तो हेमा मालिनी और सायरा बानू ये दोनों ही कथक फील्ड से एसोसिएटेड है और इन्हें पंडित लच्छू महाराज अवार्ड दिया जाएगा। ये डिसीजन रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी भातखंडे संस्कृति यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और जिसे हेड कर रहे थे वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर माधवी सिंह। और तब ये फैसला लिया गया और 10 नामों की घोषणा की गई जिन्हें 31 अगस्त को हम पंडित लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पंडित लच्छू महाराज अवार्ड बेसिकली पंडित लच्छू महाराज की स्मृति में या उनको सम्मान देने के लिए शुरुआत किया गया था और कथक की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें। अब जो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड है, बेसिकली अगर हम इनके गुरु के बारे में बात करते हैं कि पंडित लच्छू महाराज ने किससे ट्रेनिंग ली थी, उनके गुरु कौन थे, तो पंडित विंध्यादीन महाराज, जो कि डांसर थे नवाब ऑफ अवध के कोर्ट में। तो इनसे ही इन्होंने ट्रेनिंग लेने का काम किया था। पंडित लच्छू महाराज ने फाउंडेशन रखा था एंड डायरेक्टर भी थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कथक केंद्र इन लखनऊ। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था 1957 में। अब हम वो 10 पर्सनालिटी के नाम देखने वाले हैं जिनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। उनमें से 5 नाम मैं आपको बताऊंगी जो बिल्कुल आपको भूलने नहीं है। ठीक है, चलिए। पहले पर्सन जिनका नाम आपको याद रखना है वो है उमा शर्मा। उमा शर्मा को 2015 के लिए अवार्ड दिया गया है और इनका रिलेशन कथक से है। अगला नाम जो आपको नहीं भूलना है वो हेमा मालिनी का है। 2018 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, कथक से हैं। सायरा बानो, इनको 2019 के लिए अवार्ड दिया गया है, कथक से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट नाम हमको इम्पोर्टेंट है संध्या पुरिचा।
संध्या पुरीचा चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक अकादमी 2018 के लिए इन्हें भरतनाट्यम कैटेगरी से अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नाम आपको याद रखना है पंडित राजेंद्र गंगानी। 2024 के लिए इन्हें कथक की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये 5 नाम पहले आप याद कीजिए, 5 नाम आपको याद हो जाए तो रिमेनिंग 5 नाम को और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डन। चलिए अब बात करते हैं सना के बारे में। ये है सना। कौन है भाई सना? तो सना एक एआई न्यूज एंकर है और ये न्यूज एंकरिंग कहाँ करती हैं? इंडिया टुडे में करती हैं। रिसेंटली इनको 2 अवार्ड दिए गए हैं। तो सना एआई न्यूज एंकर ऑफ इंडिया टुडे वॉन ग्लोबल मीडिया अवार्ड। रिसेंटली ग्लोबल मीडिया अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया लंदन में, और यहाँ पर जो एआई बेस्ड आपको न्यूज एंकर देखने को मिलती है जो कि इंडिया टुडे में काम करती हैं, इनको 2 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। कौन कौन सी है वो कैटेगरी? तो बेस्ट यूज ऑफ एआई इन द कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट एंड बेस्ट इन द साउथ एशिया फॉर एआई लीड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन। इन 2 अलग अलग कैटेगरी में सना को अवार्ड दिया गया है। चलिए अब अगले अवार्ड के बारे में बात करते हैं, और ये अवार्ड आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपको पता है सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर? लद्दाख में, याद है? चल रहा है अभी प्रोटेस्ट। वैसे ही आप लोगों को हसदेव के जंगलों के बारे में पता होगा, और हसदेव के जंगलों में भी आप देखेंगे वहां के ट्राइबल भी काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हसदेव के जो जंगल हैं वो छत्तीसगढ़ में आपको मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ का लंग्स इन्हें कहा जाता है। ये लगभग 1,70,000 हेक्टेयर एरिया में फैले हुए हैं। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घने जंगल है, और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको 23 कोल ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, और जहां पर कोयला मिलता है वहां पर प्राइवेट प्लेयर, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट सब आ जाते हैं और रिसोर्सेज को खींचने का काम शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है, और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे आलोक शुक्ला, और आलोक शुक्ला को यहाँ पे गोल्डमैन प्राइज दिया जा रहा है। जैसे कि नोबेल प्राइज कितने बड़े होते हैं ना, वैसे ही एनवायरनमेंट के फील्ड के आप नोबेल प्राइज बोल सकते हैं गोल्डमैन प्राइज। तो आलोक शुक्ला गेट्स 2024 गोल्डमैन प्राइज फॉर हिज हसदेव आनंद मूवमेंट। तो आरंड किसे कहते हैं? जंगलों को आरंड कहा जाता है। तो हसदेव जंगलों के जो मूवमेंट चल रहा है उसको लीड कर रहे थे आलोक शुक्ला, जिसके लिए इन्हें गोल्डमैन प्राइज, एनवायरमेंटल प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली फॉरेस्ट में ये जो प्रोटेस्ट है वो क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि ये फॉरेस्ट काफी लंबे एरिया में फैले हुए हैं, काफी लंबे जमीन में फैले हुए हैं, सेंट्रल इंडिया छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर आपको 23 कोल ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे, इसलिए ये आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्शन किया था और 2 ब्लॉक को प्राइवेट कंपनीज को दे दिया था। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया तो वो माइनिंग करेंगे, और जब वो माइनिंग करते हैं तो अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचती हैं, तो जंगलों को काटना शुरू कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का फॉर्मेशन किया था आलोक शुक्ला ने। बेसिकली ये जो ग्लोबल आपके गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है, ये टोटल 6 पर्सन को दिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति आपको इंडिया के देखने को मिलेंगे, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, आलोक शुक्ला नाम है। इन अवार्ड की शुरुआत 1989 में की थी, और एक अमेरिकन कपल था जिसका नाम है रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन, उनके द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। बेसिकली जो भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, इंस्टीट्यूट हो, एनजीओ हो, कोई भी ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, जंगलों को, फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अच्छा काम कर रहा होता है, तो उसे अवार्ड दिया जाता है। पहला अवार्ड 1990 1990 में दिया गया था। बेसिकली इस साल 6 अवार्ड दिए गए हैं, जो कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ और सेंट्रल अमेरिका आइलैंड नेशन से बिलोंग करते हैं। और अभी तक 7 इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। अब मैं आपको कुछ इंडियन का नाम बता रही हूँ, आप चाहो तो आप अपने स्टेट एग्जाम में किसी भी स्टेट का पेपर उठा लीजिए पिछले 5 साल का, आपको इन 5 लोगों के नामों से कोई ना कोई एक नाम मिल जाएगा। एमपीपीएससी में तो मैं बता ही सकती हूँ। एमपीपीएससी में रिसेंटली एक नाम पूछा गया था, मेधा पाटकर का। मेधा पाटकर को भी ये गोल्डमैन अवार्ड मिल चुका है 1992 में, और ये पहली इंडियन थी जिन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला था 1992 में। क्यों मिला था? इनका रिलेशन था नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा रिवर पे आपको पता है एक डैम बन रहा है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम, गुजरात। तो जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला था। अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसी मेहता। एमसी मेहता को हम ग्रीन लॉयर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1996 में इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल
एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया था। इन्होंने काफी सारे प्रोटेक्शन मतलब काफी सारे लॉ पास किए हैं जो कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लीड करते हैं, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोल में से हमें लीड को या लेड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ताजमहल के लिए हानिकारक है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन पास किया था ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ताजमहल, द इंट्रोडक्शन ऑफ लेड फ्री पेट्रोल इन इंडिया, इसलिए एमसी मेहता को जाना जाता है। अगले जो पर्सन है उनका नाम है राशिदा बी एंड चंबा देवी। ठीक है, तो राशिदा बी और चंपा देवी शुक्ला, इन्हें 2004 में अवार्ड दिया गया था। क्यों? क्योंकि भोपाल जो गैस कांड हुआ था ना 1984 में, जब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो एनवायरनमेंट के लिए तो हार्मफुल थी और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो अफेक्टेड पीपल थे उनको कंपनसेशन देने के लिए प्रोटेस्ट किया था कि आप इन लोगों को कंपनसेट करो। नेक्स्ट है रमेश अग्रवाल इन 2014। तो रमेश अग्रवाल को 2014 में अवार्ड दिया गया। क्यों? ये भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, ये भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, आलोक शुक्ला की तरह छत्तीसगढ़ से थे। और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक लार्जेस्ट प्रपोज्ड कोल माइन छत्तीसगढ़ में इसे शट डाउन कराने का काम किया था। ठीक है, एंड अगले पर्सन है प्रफुल्ल समंत्रा। प्रफुल्ल समंत्रा इन 2017। बेसिकली इन्होंने जो आपका नियामगिरी हिल है उड़ीसा में, वहां पर वेदांता कंपनी का एक प्रोजेक्ट था एल्यूमिनियम माइनिंग का। ठीक है, तो उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी और ट्राइबल्स को सपोर्ट किया था। बेसिकली आपका जो नियामगिरी हिल्स उड़ीसा में है, यहाँ पर आपको डोंगरिया कोंड ट्राइब देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक व्यक्ति किसी ना किसी एनवायरमेंटल कॉज से रिलेटेड है जिन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया है। तो इन कुछ व्यक्तियों के नाम आप याद रखिए, स्टेट एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, बाकी ये लिस्ट है वो 6 व्यक्तियों के बारे में जिन्हें रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। हमें ये इंडियन पर्सन से मतलब है, आलोक शुक्ला नाम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे देश की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है इरडा। इरडा एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, मतलब एक ऐसी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 51% या उससे ज्यादा परसेंट शेयर गवर्नमेंट के होते हैं, तो उसे हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या गवर्नमेंट ओन कंपनी कहते हैं। तो इरडा एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जिसमें 75% शेयर आपको गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। इरडा अभी तक हमारे देश की एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी थी, मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको अपग्रेड कर दिया है और अब ये नवरत्न स्टेटस वाली कंपनी बन गई है। देखिएगा, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे व्यक्ति पहुंचता है, वैसे ही सबसे पहले जो स्टेटस दिया जाता है वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 या मिनी रत्न कैटेगरी 2 कंपनी होती है, उनको अपग्रेड किया जाता है नवरत्न में, और नवरत्न को अपग्रेड किया जाता है महारत्न में। तो यहाँ पर ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी थी और इसको नवरत्न स्टेटस दिया है। अब इरडा का नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद हमारे देश में टोटल 17 कंपनीज हो गई हैं जिनके पास नवरत्न स्टेटस है। इससे इरडा को फायदा क्या होगा? इससे इरडा को ये फायदा होगा, इसको एक तो डिसीजन मेकिंग पावर इसकी इंक्रीज हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात, जो ये इन्वेस्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो अब 2000 करोड़ रुपीज ये इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए इसे गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब कोई कंपनी नवरत्न कंपनी कैसे बनती है? कुछ क्राइटेरिया तो होगा, बिल्कुल हाँ, सही बात है, क्राइटेरिया है। पहला कंडीशन तो यही होता है, इसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी होना चाहिए, तभी हम इसको नवरत्न कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपका 5 सालों का जो रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया शानदार होना चाहिए। आप प्रॉफिटेबल होना चाहिए, आपके कोई लॉसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, कंपनी की यहाँ पे बोला है कि नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ रुपीज होना चाहिए फॉर 3 consecutive ईयर, 3 लगातार सालों में आपका 5000 करोड़ नेट प्रॉफिट होना चाहिए। एनुअल टर्न ओवर 25,000 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स होना चाहिए, या फिर एनुअल एवरेज नेट वर्थ आपकी 15,000 करोड़ रुपीज होनी चाहिए फॉर 3 ईयर्स। तभी कोई कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी 1 से नवरत्न स्टेटस में जाती है। और अब हमारे देश में 17 ऐसी कंपनी है जिनके पास नवरत्न स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट पे इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और रिपोर्ट में कहा कि इंडिया
ई कॉमर्स मार्केट विल बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बाय द 2030। इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो वर्ल्ड का थर्ड नंबर का मार्केट हो जाएगा 2030, जिसकी वैल्यूएशन है, जिसमें जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो $325 बिलियन के हो जाएंगे। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम इसे बोल सकते हैं। बेसिकली आप जो भी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, इंटरनेट की सहायता से आप फंड ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीजें ई कॉमर्स कैटेगरी में आती हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत में ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है। भारत में दुनिया में सेकेंड नंबर पे हम आते हैं इंटरनेट यूज करने के मामले में, और 881 मिलियन यूजर्स भारत में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी भी हमारी 2030 तक इंक्रीज होकर $800 बिलियन की हो जाएगी, डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इतनी चीजें इस बारे में रिपोर्ट में डिस्कशन किया गया। इंडिया इज अ गुड पोजीशन टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल मार्केट बाय द 2030, मतलब ई कॉमर्स में हम थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि इसमें कहा गया था बाय द 2030। ये बात यहाँ पर कही गई है। इन्वेस्ट इंडिया एक नेशनल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टर को मदद करती है फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। अब यहाँ पे जब इतनी सारी बातें इंटरनेट के बारे में हो ही रही हैं, तो आपने भी रिसेंटली सुना होगा व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप में आप मैसेजेस करते हो तो लिखा आता है ऊपर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन लिखा आता है। मतलब ये इंश्योर करता है कि आपके जो मैसेजेस हैं वो कितने प्राइवेट है, कोई दूसरा व्यक्ति, इनफैक्ट मेटा जो कि ओनर है व्हाट्सएप का, वो भी इन मैसेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ये पर्सन टू पर्सन ही डिलीवर्ड होगा। इससे आप पता नहीं लगा सकते कि सोर्स क्या है। तो यहाँ पर एक्चुअली मामला चल रहा था हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा देखो, कई बार दंगे होते हैं, ऑनलाइन मैसेजेस या व्हाट्सएप मैसेजेस में गलत मैसेजेस या गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, और हमें जानना है कि सोर्स क्या है। तो आपको ये जो डेटा, ये जो मैसेजेस हैं, आप इन्हें, इनके इंस्क्रिप्शन आप रखो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हमें सोर्स बताओ, आप इनका डेटा मेंटेन करके रखो। ठीक है, हमें जानना है कि एक्चुअली सोर्स क्या है अंडर द जो हमारा आईटी एक्ट है 2021। ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप कहता है नहीं, ये तो यूजर की प्राइवेसी ब्रीच होगी और हमको इतना सारा मैसेजेस, इतना डेटा स्टोर करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर आपने हमें फोर्स किया तो हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। तो व्हाट्सएप ने धमकी दी है फिलहाल कि हम भारत से चले जाएंगे, क्योंकि लेकिन हम ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन और जो सोर्स है, मैसेज का एक्चुअल सोर्स है, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, ये सारा मामला भी चल रहा है, तो बहुत गर्मी गर्मा चल रही है मार्केट में, आपने देखा होगा न्यूज में। चलिए, अब बात करेंगे दुबई के दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो दुबई के रूलर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। उन्होंने रिसेंटली 128 बिलियन दिरहम, या फिर आप इसे $34.85 बिलियन बोल सकते हैं, इतने रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। और यहाँ पर अल मखतूम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुबई में, यहाँ पर एक और नया टर्मिनल बनाया जाएगा। नया टर्मिनल बनाने के बाद ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी जो कैपेसिटी है पैसेंजर को हैंडल करने की, वो 260 मिलियन पैसेंजर की हो जाएगी। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा पैसेंजर हैंडल कैपेसिटी के मामले में। इस एयरपोर्ट में आपको 400 टर्मिनल गेट्स देखने को मिलेंगे और 5 रनवेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है इतनी चीजें। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला था कि बैंक्स इतना गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, और जब रिपोर्टर्स ने जो हमारे शक्तिकांत दास है 25 नंबर के गवर्नर आरबीआई के, तो उनसे जब पूछा गया कि आप इतना गोल्ड क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं। बस इतनी बात इन्होंने कही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। ठीक है, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं सेंजाओ 18 मिशन, चाइना। तो देखिएगा, चाइना का अपना एक स्पेस स्टेशन है। इंडिया का भी टारगेट है, इसरो का भी टारगेट है कि हम 2035 तक भारत का पहला स्पेस स्टेशन रेडी कर देंगे। लेकिन अभी हमारा अपना खुद का कोई स्पेस स्टेशन तो नहीं है, लेकिन चाइना का है। चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम है तिंगोंग स्पेस स्टेशन। और इसी स्पेस स्टेशन में 3 क्रू मेंबर्स को चाइना ने भेजा है, जो कि 6 महीने तक यहाँ पर रहने वाले हैं, स्टे करने वाले हैं। और इसी मिशन का नाम सेंजाओ 18 मिशन है। ठीक है, बेसिकली ये क्या करेंगे, तो स्पेस स्टेशन पे जाके रहेंगे, वहां रिसर्च करेंगे, इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से स्पेस से डेब्री, जो कचरा है स्पेस का, उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेंजाओ 17 स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, जिसमें जो क्रू मेंबर्स भेजे गए थे ना,
उन क्रू मेंबर को वापस से अर्थ में ला दिया जाएगा और बाकी जो 3 लोग हैं वो अब स्पेस स्टेशन पे 6 महीने तक रहने वाले हैं। ये जो सेंजाओ 18 स्पेस क्राफ्ट है, इसे 2F रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर इसरो का भी तो अपना एक टारगेट है ना। इसरो ने भी कहा था कि हम 2030 तक स्पेस को डेब्री फ्री कर देंगे, कचरा मुक्त कर देंगे। ये आपके इसरो का टारगेट आपको मिल जाएगा। डन। चलिए, अब चाइना एक और कारनामा कर रहा है। क्या कर रहा है चाइना? चाइना 8 सबमरीन रेडी कर रहा है और पाकिस्तान को देगा 2028 तक, और पहली सबमरीन की डिलीवरी भी कर दी है। तो हैंगर क्लास सबमरीन विच इज बिल्ड बाय चाइना फॉर पाकिस्तान was launched at the बुहान शिपयार्ड। तो बुहान शिपयार्ड में सबमरीन को रेडी किया गया है। टोटल 8 सबमरीन को रेडी किया जाएगा बाय द 2028। 4 सबमरीन बुहान में रेडी होंगी और रिमेनिंग जो 4 सबमरीन हैं वो कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में रेडी होंगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे सेकेंड होम ऑफ चीताज। आप सभी को पता है पहला चीता का घर कहाँ है? तो चीता को पहली बार इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया गया था कुनो नेशनल पार्क, और कुनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। एंड सेकेंड होम चीता का होने वाला है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर 5 to 8 चीताज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर वेदर कंडीशन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो चीता की ब्रीडिंग करने के लिए सही है या नहीं है, तो इसका असेसमेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका के डेलीगेट्स ने विजिट किया है। कहाँ पर? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पूरा असेसमेंट करने के बाद इस ईयर के एंड में 5 से 8 चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में आपको मिलेगा। बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे सिचुएटेड है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सेंटर में से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है चंबल रिवर। चंबल रिवर, चंबल रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर जो कि सहायक नदी है किसकी? यमुना रिवर की। और चंबल रिवर पर ही आपको गांधी सागर डैम भी देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, गांधी सागर डैम। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए, अब यहाँ जो आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर आपको वर्ल्ड फेमस चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करेंगे एथिलीन ऑक्साइड। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया कि एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। आपको जब मैंने पीवाईक्यू कराए थे दिखाया था ना कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला। यहाँ पर देख सकते हैं आप CH2, ठीक है, H2O CH2। ठीक है, ये आपका एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला है। यहाँ पर मॉलदीप ने इंडिया के जो स्पाइसेस ब्रांड है एवरेस्ट और MDH उनको बैन कर दिया और कहा है कि आपने यहाँ पर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। और कुछ समय पहले हांगकांग और सिंगापुर ने भी सेम एलिगेशंस लगाए थे MDH और एवरेस्ट मसाले पे कि आपने यहाँ पे कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया है। हालांकि MDH ने डिनाई कर दिया कि हमारे किसी भी प्रोडक्शन में, हमारे किसी भी स्पाइसेस में हमने ऐसे कोई सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है फूड कमिश्नर को कि आप इन सभी स्पाइसेस के जो सैंपल्स है वो कलेक्ट करो, इनकी टेस्टिंग करो। ठीक है, डन। ओके, अब बात करेंगे लास्ट न्यूज पे विच इज INSV तारिणी। तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है जिसका नाम है INSV तारिणी, और ये रिटर्न आ गया है अपने बेस पोर्ट पे, मतलब गोवा में। बेसिकली ये 2 महीने के एक्सपेडिशन पे गया हुआ था और इसको लीड कर रही थी इंडियन नेवी की 2 वीमेन ऑफिसर। ठीक है, अब वापस अपने बेस स्टेशन पे आ गया है सागर का चक्कर वक्कर लगा के। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसके अलावा ये जो INSV तारिणी है आने वाले समय में सागर परिक्रमा 4 एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट करेगा सितंबर 2024 में। इंडियन नेवी के पास 2 आपको सेल बोट देखने को मिल जाएंगी, एक है INSV तारिणी और सेकेंड नंबर पे है INSV मेहंदी। तो ये जो मेहंदी है या मेहदी जो भी नाम है, ये मेहंदी, ये बेसिकली 2017 में इसका इस्तेमाल किया गया था और इसको भी सारी की सारी वीमेन ऑफिसर ने लीड किया था। डन। चलिए, अब बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो नीलगिरी तहार आप सभी को पता है ये तमिलनाडु स्टेट का स्टेट एनिमल है, और तमिलनाडु और केरला ने डिसाइड किया है कि हम इनकी सेंसस करेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। हर्षित कुमार, रिसेंटली इन्होंने
अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जिसका 21st एडिशन हो रहा है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब अंडर 20 ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन एक गोल्ड मेडल है इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। और इनका रिलेशन हैमर थ्रो से था। हैमर थ्रो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 18 मेडल्स को जीता है। नेक्स्ट है सेंजाओ 18 क्रू मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये मिशन है आपका चाइना का। नेक्स्ट है क्रिटिकल मिनरल समिट कहाँ पर हो रही है? तो क्रिटिकल जो मिनरल समिट है ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, ये दो क्वेश्चन है जिसके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला क्वेश्चन कहता है इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अप्रूवल दिया है वो कहाँ पर है और कौन सा ग्रुप है जो इसे मैनेज करता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विजिंगम पोर्ट या कांडला पोर्ट? नेक्स्ट है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन ने रिसेंटली अपना नया लोगो और नया मोटो लॉन्च किया है, इसे अडॉप्ट किया है, और ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है। पूछा गया है कि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1948, 1952, 1919 या 1942? जो भी सही आंसर है इन दोनों क्वेश्चन के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो बाय बाय।